गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले हमने इतिहास, उसके बाद राजनीति शास्त्र, भूगोल आदि के पाठों को समझा और आज हम अर्थशास्त्र के अध्याय 1 पालनपुर की कहानी नामक पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आप में से कई सारे बच्चे हैं जो गांवों से आते हैं या शहरों से आते हैं, तब भी उनका संबंध गांव से जरूर होगा। आपने भी गांव देखे होंगे, वहाँ का दैनिक जीवन, वहाँ की दिनचर्या से आप भली भांति परिचित होंगे। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालनपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। पालनपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित है। यदि आप गांव गए होंगे तो आप भी जानते हैं कि गांव के लोगों द्वारा किया जाने वाला मुख्य कार्य है खेती, यानी खेती जो है वो गांव में मुख्य क्रिया है। खेती के अलावा भी लोग कई सारे काम करते होंगे, जैसे दूध उत्पादन का या दूध बेचने का। गांव में कई प्रकार के वाहन भी चलते हैं जिनसे सामान आता है, ले जाया जाता है। छोटी छोटी दुकानें देखी होंगी आपने। ये सारे काम जो है वो गैर कृषि क्रियाएं हैं, यानी कि जो खेती है वो मुख्य क्रियाएं हैं और खेती के अलावा जो अन्य कार्य किए जाते हैं वो गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आती है। इन गैर कृषि क्रियाओं के लिए भी प्राकृतिक संसाधन, पैसा, मनुष्य का श्रम, इन सभी की भी आवश्यकताएं होती है। आओ पालनपुर गांव के बारे में हम और जानते हैं। परिचय। पालनपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यहाँ जो पालनपुर है वो अपने आसपास के गांव और कस्बों से भी भलीभांति जुड़ा हुआ है। रायगंज जो कि पालनपुर से एक थोड़ा बड़ा गांव है और ये पालनपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और प्रत्येक मौसम में, यानी कि पूरे 12 महीने हर मौसम में जो पालनपुर गांव की जो सड़क है वो रायगंज को और रायगंज से थोड़ा आगे एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर, उसको जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा भग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। ये जो सड़क है, इस सड़क पर कई प्रकार के वाहन, छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चलते हैं जो सामान को लाने और ले जाने का काम करते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के, यानी अलग अलग जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के, यानी ऊंची जाति के 80 परिवार हैं और उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। 450 परिवार जो पालनपुर गांव में कई जातियों के हैं और यहाँ रहते हैं, उनमें से करीब 80 परिवार ऐसे हैं जो स्वयं भूमि के मालिक हैं और ये उच्च जाति के हैं और इनके जो मकान हैं वो बड़े और पक्के बने हुए, यानी पक्की ईंट के और सीमेंट के बने हुए हैं। इनके अलावा अनुसूचित जाति, जिनको क्या कहते हैं, दलित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हैं। भी
गांव में कुछ कच्चे मकान देखे होंगे जो मिट्टी और घास फूस के बने हैं। ठीक वैसे ही मकान यहाँ पालनपुर में जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके भी हैं और गांव में इनकी जनसंख्या 1/3 के करीब है। अधिकांश के घरों में बिजली है, यानी कि जो 450 परिवार है उनमें से ऐसे कई सारे घर है, अधिकांश ऐसे घर हैं जहां पर बिजली यानी लाइट की व्यवस्था भी है। खेतों में भी सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए किया जाता है। सिंचाई के लिए जिन नलकूपों का उपयोग किया जाता है वो भी बिजली से चलते हैं और अन्य कई कार्य भी जो बिजली से होते हैं वो छोटे मोटे कार्य भी किए जाते हैं। पालनपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। इसके साथ पालनपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है और इसी के साथ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी छोटे स्तर का जो अस्पताल होता है वो भी है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालनपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना अपने निकटतम गांव के उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। जहां भी रहते हैं वहां कोई छोटा गांव होगा, उस गांव में ये सारी सुविधाएं जो पालनपुर में हैं, ये सारी सुविधाएं क्या उस गांव में हैं, ऐसी आप तुलना कीजिए और देखिए। एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु, विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। हमने यहाँ प्रारंभ में ही समझ लिया था कि गांव में जो मुख्य क्रिया होती है, जो मुख्य कार्य होता है वो खेती का होता है, कृषि का होता है। तो जो खेती है या कृषि उत्पादन है वो प्रमुख गतिविधि या प्रमुख क्रिया होती है। इसके अलावा जो अन्य गतिविधि होती है वो गैर कृषि होती है, जैसे कि परिवहन, दुकानदारी, दुग्ध उत्पादन करना, लघु विनिर्माण करना, ये सारी जो चीजें हैं वो गैर कृषि क्रियाओं के अंतर्गत आती है। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक है। यहाँ वस्तुएं उत्पादित करने का अर्थ है जैसे गुड़ बनाना, कपड़े बनाना, मटके बनाना। और किसी भी वस्तु को तैयार करने के लिए व्यक्तियों की भी आवश्यकता होती है। जैसे गन्ने से गुड़ बनाना, तो गुड़ अपने आप तो नहीं बनेगा, उसकी मशीन को चलाने के लिए भी किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही मटके बनाने के लिए मटके बनाने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी, मिट्टी लाने वाले की आवश्यकता होगी, जिसे सेवाएं उत्पादित करना कहेंगे। तो उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है और इन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें कम से कम 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिसमें पहली आवश्यकता है भूमि, भूमि अर्थात जमीन, तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन और खनिज। दूसरी आवश्यकता होगी श्रम अर्थात मेहनत। तीसरी होगी भौतिक पूंजी जो 2 प्रकार की होगी, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। इसी में जो चौथी आवश्यकता होगी वो होगी मानव पूंजी। तो यहाँ जो पहली आवश्यकता है भूमि, इसके साथ साथ अन्य प्राकृतिक जो संसाधन हैं जैसे जल, वन, खनिज, इन चीजों की भी हमें आवश्यकता होगी। दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है, जबकि दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है।
यानी उत्पादन में पढ़े लिखे लोग और कम पढ़े लिखे लोग दोनों ही मेहनत या श्रम करते हैं। पढ़े लिखे लोग जो होंगे वो कंप्यूटर संबंधित काम है या हिसाब रखने संबंधित काम है जैसे कार्यों को करेंगे। तो वहीं कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, जिन्हें श्रमिक लोग करते हैं या मजदूर करते हैं, जैसे मशीनों को चलाना, भवन निर्माण करना, सड़क बनाने वाले श्रमिक आदि। इस प्रकार से जो श्रम है वो उत्पादन की दूसरी आवश्यकता है। उत्पादन में ही जो तीसरी आवश्यकता है वो है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आंगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? यहाँ भौतिक पूंजी जो है वो दो प्रकार की बताई गई है। पहली जो है वो स्थायी पूंजी कहलाएगी और दूसरी जो है वो कार्यशील पूंजी। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। यहाँ औजार, मशीन, भवन, यहाँ तक कि किसान के छोटे से हल से लेकर बड़ी बड़ी जो आविष्कारक मशीनें हैं वे सभी जो हैं स्थायी पूंजी के अंतर्गत आएंगी। और ये शीघ्र भी समाप्त नहीं होती बल्कि इनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। भौतिक पूंजी में ही दूसरी जो पूंजी बताई गई है वो है कार्यशील पूंजी, जिसके अंतर्गत कच्चा माल और नकद मुद्रा आती है। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कच्चा सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो यदि जैसे वस्त्र तैयार करने हैं या कपड़े बनाने हैं तो उसके लिए कच्चा माल लगेगा कपास, और मिट्टी के बर्तन या घड़े बनाना है तो उसके लिए कच्चा माल जो होगा वो होगी मिट्टी। तो जिस भी चीज को तैयार करना है उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और उस कच्चे माल को खरीदने के लिए धन या पैसों की भी जरूरत होती है, जिसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाती है। जैसे एक बार वस्त्र तैयार हो गया तो कपास खत्म हो जाएगा, और यदि मिट्टी से मटके बन गए या बर्तन बन गए तो वो मिट्टी भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और अलग से फिर उसे खरीदने के लिए पुनः पूंजी की आवश्यकता होगी। जबकि जो स्थायी पूंजी होती है वो शीघ्र समाप्त नहीं होती बल्कि उसका कई वर्षों तक प्रयोग होता रहता है। उत्पादन में जो चौथी आवश्यकता थी वो थी मानव पूंजी। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। तो यहाँ उत्पादन के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों को एक साथ करने योग्य बनाना या उसको बनाने के लिए जिस ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे मानव पूंजी कहते हैं। मानव पूंजी के विषय में हम और अधिक ज्यादा अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। यहाँ देखें कि भूमि, श्रम और पूंजी, पूंजी में दोनों प्रकार की पूंजी आएगी, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। यानी कोई भी उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी के बिना तो अधूरा है। इसलिए उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में
हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। आगे की चर्चा में हम पालनपुर में उत्पादन के कारक यानी खेती, श्रम व पूंजी इस संबंध में समझेंगे।